हेलो बच्चों, बबलू सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं बबलू सरोज अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा हमने लास्ट वीडियो में अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात कर लिया था। आज जो हम करने वाले हैं मेरे बच्चे, आज हम करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालेंगे, लेकिन निरक्षीय स्थिति में। तो हेडिंग डालो फटाफट, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है ना? तो सारे बच्चे हेडिंग डाल लिए होंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, मैंने आपको उस दिन डिस्कस किया था कि अक्षीय स्थिति क्या होती है और निरक्षीय स्थिति क्या होती है। ठीक है ना? मतलब अगर वर्टिकल कोई रेखा है विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर जाती है, तो वो जो रेखा होती है वो निरक्षीय स्थिति कहलाती थी ना। तो हम क्या करते हैं, आज निरक्षीय स्थिति पे क्या करेंगे, सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो हेडिंग डाल लो, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है मेरे भाई, ये हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। एक मिनट सभी बच्चे रुक जाएं, एक मिनट के लिए। ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वीडियो कह रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा? तो पहले फिगर बनाते हैं, समझते हैं इसको। तो बेटा पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ठीक है ना? तो ये देखिए हमारा विद्युत द्विध्रुव है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इस बिंदु पे हम मान लेते हैं बेटा कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और इस बिंदु पे कितना आवेश है बेटा, माइनस क्यू आवेश है। ठीक है ना? अब हमने क्या करना है, निरक्षीय स्थिति पे ज्ञात करना है, तो हम ऐसे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। तो ये जो अक्ष होगा बेटा, ये निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। ध्यान से सुनना। और इनके बीच की दूरी, एक मिनट करते हैं बेटा, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ किया जाए और बीचों बीच ड्रॉ किया जाए। ठीक है, ऐसे। ठीक है मेरे भाई, देखो अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, ये ए बी एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। इनके बीच की दूरी हम मान लेते कितनी है बेटा, 2L है। ठीक है, कितनी है, 2L है। अगर मैं मानूं कि विद्युत द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु है C, तो बेटा आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी L, और ये भी दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा, L हो जाएगी। ठीक है ना? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये जो निरक्षीय स्थिति आपने माना है, अब उस बिंदु को चाहे आप इधर मान लीजिए कहीं, चाहे इधर कहीं मान लीजिए। ठीक है ना? आप कहीं भी मान सकते हैं, नीचे भी मान सकते हैं, ऊपर भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया बेटा कि यहीं पे एक बिंदु मान लिया, उस बिंदु का नाम क्या है, P, और इसी बिंदु पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब ध्यान से सुनना, जैसे उसमें करते थे बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आया था E1, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने माना था E2, तो वैसे यहाँ भी करेंगे। तो हम बेटा देखो, इसके कारण यहाँ पे कुछ वैद्युत क्षेत्र आएगा, इसके कारण भी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आएगा, तो निकालेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे इससे मिला देते हैं, और इसको भी क्या करते हैं मेरे बच्चे, इससे मिला देते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा बिंदु P था बेटा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, नीचे लिख दिया मैंने, ये बिंदु हमारा क्या था, P था। अब ध्यान से सुनना, मैंने बिंदु P को A से मिला दिया, बिंदु P को B से मिला दिया। अब होगा क्या, और ये जो बिंदु P है ये C से कितनी दूरी पे है, जैसे वहाँ पे मानते थे कि बेटा मध्य बिंदु C से R दूरी पे माना था, ये भी हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो कितनी है मेरे बच्चे, R है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई। तो अब देखो होगा क्या, इस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना था, तो बेटा प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, ऐसे निकलेंगी बेटा। भाई मैंने ये भी बताया था आपको, ध्यान से सुनिए, प्लस क्यू आवेश होता था तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलती थी, कहाँ जाती थी, सीधा अनंत तक जाती थी।
तो ऐसे भी तो निकलेंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही निकले चार दिशा में, ठीक है, इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकले। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या ऐसे निकली बेटा, तो कहाँ जाएंगे, सीधा अनंत तक। क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है। तो मान लेते हैं इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र वो कितना है, E1 है। तो E1 होगा बेटा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। तो ये बेटा E1 की डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना, किसकी डायरेक्शन होगी, E1 की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। उसी तरह बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा, हम मान लेते हैं E2 होगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा बेटा, वो अनंत से ही आएगा बेटा, ऐसे अनंत से किसकी तरफ होगा, उसकी दिशा माइनस की तरफ होगा। तो बेटा हम मान लेते हैं कोई ऐसे विद्युत क्षेत्र अनंत से आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, उसकी दिशा किधर होगी, इधर। तो उसको हम किससे लिख रहे हैं बेटा, E2 से लिख रहे हैं, E2 से लिख रहे हैं। और ये जो है बेटा, ये किससे लिख रहे हैं, इसको E1 से लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये मैंने लिख रखा है। अब ध्यान से सुनना, फिगर ही समझना है बेटा, ध्यान से सुनना। इसके समांतर, विद्युत द्विध्रुव के समांतर एक रेखा है, इससे हम ड्रॉ कर लेते हैं, समझने के लिए ड्रॉ करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ये AB नाम दिया है इसको, तो इसको हम नाम दे देते हैं M और N, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन को भी बेटा थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर, ध्यान से सुनना। ये ड्रॉ कर लिया मैंने, ये लाइन मैंने ऊपर बढ़ा लिया। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। ये हमारा बेटा, इसके कारण ये जो विद्युत क्षेत्र आया उसकी दिशा ये हो गई, ये वाली, ठीक है ना। और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आया उसकी दिशा ये हो गई, ठीक है ना, E2। अब देखो ध्यान से सुनो, अब क्या ध्यान से सुनना है, अगर मैं मान लूँ ये एंगल बेटा थीटा है, तो बताइए ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे होगा, तो बहुत ध्यान से सुनिए कैसे होगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिए कैसे होगा। देखिए भाई, आपको मैंने अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, कोई तीसरी समांतर रेखा इनको क्या करती है बेटा, कोई तीसरी समांतर नहीं, कोई तिर्यक रेखा इनको क्या करती है बेटा, प्रतिच्छेदित करती है ऐसे, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। कौन से कोण होंगे, संगत कोण होंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे, ये थीटा है तो ये कैसे होगा, तो मैंने माना ये एक रेखा AB है, ये हमारा AB एक रेखा हो गया। दूसरी रेखा बेटा हमारा क्या था, MN था। और ये वाली जो रेखा मैंने ड्रॉ किया है बेटा, ये वाली, ये क्या कर रहा है, इसको ड्रॉ कर रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल अगर मैंने माना है थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो यही तो माना है मैंने, ये एंगल थीटा। समझ में आ गया ना। अब वैसे बेटा अगर मैं मान लूँ कि ये एंगल बेटा थीटा है, तो अब बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये भी एंगल क्या होगा मेरे लाल, थीटा ही होगा। कैसे होगा, एकांतर कोण यार। जैसे देखो अब ध्यान से, अब कैसे इसको देखेंगे, देखो इसको कैसे समझे भाई, ऐसे एक रेखा है, इस तरह से रेखा है, इस तरह की लाइन है बेटा, अब ड्रॉ किया मैंने, ठीक है ना। ये एंगल देखो मैंने माना है थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा ही तो होगा यार, एकांतर कोण नहीं है। इसका मतलब ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये हमारा AB था, ये हमारा MN था, यही तो था ना। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, एंगल समझ में आ गया। अब इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसके घटक कैसे करते हैं, तो घटक करना आपको आता है, नहीं आता तो मैं सिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से कैसे घटक करते हैं। देखो भाई, जैसे मैंने कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। इनके बीच में बेटा एक मैंने मान लिया, इन दोनों का परिणामी है वो क्या है, हमारा आर। अब बेटा आर जो है वो एक्स एक्स के साथ मान लेते थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो आर के दो घटक हो जाएंगे। कैसे, अब ये आर के दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा, एक क्षैतिज घटक होगा। तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, क्षैतिज घटक क्या होगा। तो हमेशा ये याद रखना बेटा, जिसके साथ ये वाला जिसका घटक कर रहे हो, वो अगर एक्स अक्ष के साथ, जिसके भी साथ, जरूरी नहीं एक्स अक्ष के साथ, जिसके भी साथ कोण बनाता है उसको कॉस में लेते हैं, और जिसके साथ कोण नहीं बनाता उसको साइन में लेते हैं। तो इसका घटक करोगे बेटा तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा, क्योंकि आर कॉस थीटा इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि बेटा ये एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा है, इसलिए ये कॉस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो आर दो भागों में बट गया, एक ऊर्ध्वाधर घटक में और एक क्षैतिज घटक में बट गया, ठीक है ना। ये क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है ना। अगर मैं कह देता कि ऐसे है बेटा, अगर मैं ऐसे कह देता कि इस तरह से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मैं अगर आप कह देता कि बेटा अगर ये एंगल हमारा थीटा है, तो आप क्या कहते थे, जैसे मैंने मान लिया ये आर है, तो अब आप देखो ध्यान से, अब इसके घटक करना है, तो आर वाला किसके साथ कोण बना रहा है, एक्स के साथ, तो ये वाला हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आर साइन थीटा, क्योंकि इसके साथ नहीं बना रहा था। लेकिन अगर मैं यही कह देता ये कोण यहाँ ना होके यहाँ बना रहा होता, तब ये हो जाता हमारा आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाता,
आर साइन थीटा। समझ में आया? जैसे ये एंगल यहाँ ना होके यहाँ होता तो इसको हम क्या पढ़ते, आर कॉस थीटा, तब ये होता है इसका घटक है, इसका क्या होता है आर साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसको कॉस लेंगे और जिसके साथ नहीं बनाएगा उसको हम क्या लेंगे, साइन लेंगे। तो अब यहाँ भी घटक करते हैं। कैसे घटक करते हैं देखो ध्यान से। अब घटक करते हैं, देखो बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये वाला यहाँ ध्यान से सुनना, ये वाली ये दिख रहा होगा इतना, ठीक है ना, इस तरह से ये तुम्हारा M1 लाइन था बेटा, ध्यान से सुनना। एक ये हमारा जो निरक्षीय स्थिति ड्रॉ किया था ये था, और ये बेटा हमारा किसकी डायरेक्शन थी, E1 की डायरेक्शन थी। ये एंगल किसके साथ बना रहा था, इसके साथ। कितना कोण बना रहा था, थीटा। ये बना रहा है ना, तो इसके दो घटक होंगे। अब इसके कौन कौन से घटक होंगे, एक घटक होगा 36, तो वो क्या होगा E1 cos थीटा। क्यों cos लिया मैंने, क्योंकि इसके साथ बना रहा, तो ये वाला cos होगा और ये वाला क्या होगा, साइन। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, E1 साइन थीटा, और इसकी दिशा किधर होगी, ऊपर। ऊपर क्यों होगी और इसकी दिशा इधर क्यों होगी, क्योंकि बेटा ये बाहर की तरफ है ना, तो ये भी बाहर की ही तरफ रहेगा। लेकिन अगर यही चीज़ मेरा अंदर की तरफ होता तो बेटा इसकी दिशा बदल जाती, ये भी इधर होता और ये भी इधर होता। समझ में आया मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दिशा मैंने इधर ड्रॉ किया है, एक की दिशा इधर ड्रॉ किया है, तो आप हमेशा याद रखोगे ये बाहर की तरफ इसकी दिशा है, इसलिए बाहर होंगे, ठीक है ना। और ये कॉस क्यों आए, क्योंकि इसके साथ कोण बना रहा है थीटा, तो जिसके साथ कोण बनाता है वो कॉस लिया जाता है, जिसके साथ नहीं बनाता वो साइन लिया जाता है। तो इसके E1 की दो घटक हो गए, एक 36 घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ ड्रॉ कर दे मेरे बच्चे, ड्रॉ कर देते भाई। तो इधर वाला जो होगा बेटा, यहाँ पे जो घटक आएगा वो आएगा क्या, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, ठीक है ना। ध्यान से देख लेना भाई, ये E1 साइन थीटा अच्छे से बना लेना आप लोग। उसी तरह बेटा इस दिशा में क्या होगा बेटा हमारा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा बेटा E1 cos थीटा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अगर नहीं ये चीज़ आई इसको थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हमें ज़रूरत पड़े जहाँ E1 cos थीटा, ठीक है। अब किसके घटक करते हैं, E2 के घटक करते हैं। E2 के घटक कैसे होंगे, देखो ये वाली रेखा हमारी MN है, ये हमारी निरक्षीय रेखा था, ठीक है ना, निरक्षीय अक्ष था। और ये क्या है बेटा, हमारा E2 था। क्या था भाई, E2 था। किसके साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ एंगल बना रहा है मेरे भाई। तो ये वाला जो घटक होगा वो होगा E2 cos थीटा, इस डायरेक्शन में होगा, और E2 साइन थीटा इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। इसकी दिशा नीचे क्यों होगी, क्योंकि इसकी दिशा इधर है तो इसकी भी दिशा इधर होगी और इसकी दिशा नीचे होगी। तो E2 के दो घटक हो गए, E2 साइन थीटा और E2 cos थीटा। अब इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा E2 cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। बस इतना ही काम था, बस इतना ही काम था बेटा। अब काम हो गया, अब हम क्या करते हैं, डेरिवेशन हमारा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिगर सभी बच्चे बना लें फटाफट, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, ये बिंदु हमारा P है, याद रखना, ये P मैंने यहाँ लिखा है, ये बिंदु है P। अब हम करते क्या है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी कहानी लिखते हैं। क्या कहानी लिखेंगे, देखो कि माना AB कोई विद्युत द्विध्रुव है, माना AB कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, जिसकी लंबाई कितनी है भाई, 2L है, तथा विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से कितनी दूरी पे मैंने माना है बेटा, R दूरी पर बिंदु P माना है। C से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी
है। ठीक है ना भाई, इतनी से आपने ये चीज़ें लिख लिया। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता करना, जैसे ए से लेकर बी तक, पी तक की दूरी पता किया था, बी से लेकर पी तक की दूरी वहाँ भी पता किया था, तो यहाँ भी तो हमें ए से लेकर पी तक की दूरी पता करनी पड़ेगी, बी से लेकर पी तक की दूरी पता करनी पड़ेगी, सी से लेकर पी तक तो हमें पता है कितनी है, आर है, और यहाँ से एक ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, एल है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो पाइथागोरस का प्रमेय लगा के यहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए सी पी, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं बेटा, त्रिभुज ए सी पी में त्रिभुज को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इस तरह से है बेटा हमारा, ठीक है ना, इस तरह का त्रिभुज है, ये हमारा ए है, ये सी है, और ये क्या है हमारा बेटा पी है, ये आर था, ये क्या था बेटा एल था। तो बेटा आपको पता है ये 90 डिग्री पे है ही है, क्योंकि मैंने बताया था ये जो लंबवत लाइन होती है, लंबवत रेखा होती है, अगर मध्य बिंदु सी से होके जाए विद्युत द्विध्रुव के, तो उस अक्ष को बोलते हैं बेटा क्या, निरक्षीय स्थिति। तो ये 90 डिग्री दिख ही रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये 90 हो गया, तो इसका मतलब एंगल 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये कर्ण हो जाएगा। और ये एंगल हमारा थीटा है, तो इसको हम क्या लेंगे बेटा, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है बेटा, पाइथागोरस के प्रमेय से यहाँ लिख लेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या कहता है प्रमेय बेटा, आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा हमें कर्ण ही तो चाहिए, यही तो वैल्यू चाहिए थे ना, ए से लेकर पी तक की दूरी। तो कर्ण क्या है हमारा, ए पी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है बेटा हमारा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार कितना है, एल का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ए पी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू आ गई बेटा, ये कितनी आ गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सेम जितना ये आया उतना ये भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी दूरी एल है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बेटा, आर होगा। ऐसा पाइथागोरस का प्रमेय लगा के निकालोगे तो ये भी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आया मेरे भाई, मतलब बी से लेकर पी तक की दूरी, ए से लेकर पी तक की दूरी आपको समझ में आ गई होगी, कितना आ गया, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या लिख देंगे कि ए पी बराबर बी पी बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरे भाई, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, अब हम क्या निकालेंगे, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या माना था, E1, इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या माना था, E2। अब E1 E2 का मान निकालते हैं, तो करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, तो फटाफट इसको लिखिए, थोड़ा सा हम इसको रब करते हैं, तो फिर यहाँ पे करते हैं इसको। तो रब कर रहे हैं बेटा, ये वैल्यू याद रखना है ए पी बी पी की, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भाई, E1 हो, तो फिर वही सूत्र बेटा, कौन सा सूत्र लगाएंगे, सूत्र E बराबर आप जानते हैं क्या, मैंने पढ़ाया था आपको, 1/4πε0 Q बटा क्या, आर स्क्वायर से। भाई E के स्थान पे क्या आ जाएगा, E1, E1 माना था ना, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू के स्थान पे Q ही रहेगा, क्योंकि आवेश Q ही दे रखा है। दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये निकालो अपना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बेटा अब स्क्वायर से ये करनी हट जाएगी, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बटा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही तो आ जाएगा मेरे भाई, यही तो आ जाएगा ना। तो ये किसका मान आ गया, E1 का मान आ गया, E1 का मान आ गया बेटा। तो E1 का मान आ गया, अब ध्यान से सुनिए। अब इसी प्रकार हम किसका मान निकाले, E2 का मान। तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के
कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माना है बेटा आपने E2, E2 हो तो फिर यही सूत्र लगाएंगे बेटा, हो तो E के स्थान पे क्या आ जाएगा, E2 बराबर ये तो रहेगा ही रहेगा 1/4πε0, और Q के स्थान पे भी यहाँ भी Q हुई है बेटा, मैं परिमाण रखना चिन्ह के साथ नहीं, और दूरी यहाँ भी कितनी है, वही दूरी है बेटा, तो दूरी क्या आ जाएगी r² + l², इसका रूट है ना भाई, तो रूट लगा देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, इन सब का होल स्क्वायर से करनी हट जाएगी बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा 1/4πε0 इंटू क्यू बटा क्या भाई r² + l², यही तो आया। तो अब देख रहे हैं E1 और E2 का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको समीकरण नंबर क्या मान ले बेटा फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर क्या मान ले सेकंड। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या आ जाएगा बेटा, अगर 1 और 2 को देखेंगे तो E1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E2 आ जाएगी नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं E1 बराबर ये आया, यहाँ E2 बराबर ये आएगा, तो ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो ही जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि E1 बराबर क्या आ गया, E2 आ गया। अब E1 और E2 को मैंने घटक में डिवाइड किया है, तो अब देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में क्या क्या लिखा है वो चीज़ें देखते हैं। तो फटाफट पहले इतना नोट करिए, फिर आगे इसकी डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे नोट करें, लेकिन ये चीज़ें याद रखोगे कि E1 और E2 आपस में क्या आए हैं, बराबर। तो देखिए आगे, देखिए बेटा अब क्या लिखेंगे, देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर घटक क्या बेटा, एक E1 sin थीटा ऊपर काम कर रहा है और E2 sin थीटा नीचे, ठीक है ना। तो देख रहे हैं क्या E1 sin थीटा ऊपर है और E2 sin थीटा कहाँ काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। ये तो ऊपर घटक काम कर रहा है और ये घटक कहाँ काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। तो क्या ये दोनों घटक आपस में बराबर हैं, बराबर हैं कि नहीं है, देख लेते हैं बेटा। तो देखें तो बेटा बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अभी आपने निकाला है भैया कि E1 बराबर क्या होता है E2, तो जहाँ E1 है चाहे वहाँ E2 रख दीजिए, चाहे E2 का स्थान पे E1 रख दीजिए। तो अगर E2 का स्थान पे E1 रखेंगे तो ये तो E1 sin थीटा है ही है, और ये भी क्या आ जाएगा, E1 sin थीटा आ जाएगा। समझ में आया ना भाई। तो जितना ऊपर ऊर्ध्वाधर घटक काम कर रहा है उतना ही नीचे काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र तो आने वाला है नहीं। जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 5 न्यूटन का बल लगाकर एक बंदा इधर से तान रहा है, 5 न्यूटन का बल लगाकर इधर से, तो बताओ बेटा नेट बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि बेटा जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर। तो सेम वैसे बेटा ऊर्ध्वाधर घटक में जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 sin थीटा ऊपर आ रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, तो ये तो इसके प्रभाव को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो अब इस बिंदु पे आएगा किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम देख रहे हैं जो क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 sin थीटा, E2 cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में है। तो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पे किसके कारण आएगा, एक तो E1 cos थीटा के कारण आएगा और एक E2 cos थीटा के कारण। समझ में आया। तो क्या लिखेंगे इसकी थियरी ये लिखेंगे बेटा कि ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक या वर्टिकल घटक लिख लो ऐसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली बात। वर्टिकल घटक, ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा बेटा, E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तथा दोनों परिमाण में समान हैं, इसलिए यह दोनों एक दूसरे के प्रभाव को
निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या लिखा मैंने कि जितना वैद्युत क्षेत्र ऊपर आ रहा है इस घटक के कारण उतना ही नीचे था। तो बेटा दोनों का वैल्यू अगर निकालोगे तो दोनों समान आएगा। जैसे मैं अगर निकालूँ इसका भाई 10 न्यूटन प्रति कूलम आ गया तो इसका भी 10 न्यूटन प्रति कूलम आएगा। क्यों? क्योंकि जितना E1 है उतना E2 भी है, और थीटा का मान जितना होगा यहाँ उतना थीटा का मान यहाँ होगा। तो बेटा आपको पता है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का मान आपस में बराबर आएगा। इसका मतलब परिमाण में दोनों क्या है, समान है, लेकिन दिशा में दोनों विपरीत हैं, एक ऊपर एक नीचे है। जितना ऊपर उतना नीचे काम करा तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। वही लिखा है कि वर्टिकल घटक ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तथा दोनों परिमाण में समान है, इसलिए यह दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। परंतु क्षैतिज घटक, कौन सा क्षैतिज घटक बेटा, एक E1 cos थीटा और एक E2 cos थीटा। E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाते बेटा, जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बेटा, E इक्वल टू हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। अब बेटा E1 E2 आप जानते हैं कि E1 बराबर क्या है, E2 है, तो जहाँ E2 है वहाँ क्या रह सकते हैं, E1। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एक फार्मूला क्या आगे क्या मिल जाएगा, E1 cos थीटा और प्लस E2 का स्थान पर रख लीजिए E1, तो E1 cos थीटा। तो बेटा E1 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। तो E बराबर हमको सॉल्व कर लिया बेटा हमने, क्या आ गया 2E1 cos थीटा, ये वैल्यू हमको मिल गई। अब बेटा E1 का मान तो हमने निकाल रखा, लेकिन cos थीटा का मान नहीं निकाल रखा, तो यहाँ हम फार्मूले से निकालेंगे cos थीटा का मान। ठीक है ना, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, E का मान, वही E का मान क्या हो जाएगा बेटा, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो फटाफट पहले इतना नोट करिए, आगे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम क्या करते हैं, आगे करते हैं बेटा। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए आगे, चलिए अब आगे करते हैं बेटा इसको सॉल्व। क्या आ गया था मेरे भाई, आ गया था हमारा E इक्वल टू आ गया था 2E1 cos थीटा। इसको समीकरण नंबर हम मान लेंगे 3rd। अब आप जानते हैं E1 का मान निकाला है हमने और cos थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ACP से ही निकाल लेते हैं, ACP में। तो देखो बेटा ये था हमारा ACP त्रिभुज, यही था ना भाई, ये हमारा A पॉइंट था, ये C था, ये क्या था हमारा P, ये R था, ये L था, और ये एंगल थीटा था, और ये एंगल कितना, ये हमारा कितना आया था बेटा वैल्यू, R² प्लस L²। तो cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है L, कर्ण का मान कितना है R² प्लस L², यही तो है ना भाई। तो इसका मतलब cos थीटा का जो मान आ गया बेटा वो कितना आ गया, L बटा रूट में R² प्लस L², है ना भाई। या इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, L बटा रूट हटाओगे बेटा तो पावर कितना हो जाएगा, 1/2। ये समझ में आ रहा है ना बेटा। तो L का मान कितना आ गया, सॉरी cos थीटा का मान कितना आ गया, L अपॉन रूट में या R² प्लस L² की पावर कितना, 1/2। ठीक है ना। अब सब की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, समीकरण 3 में, कहाँ, समीकरण 3 में E1 तथा cos थीटा का मान रखने पर तो रखो भैया, क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 2E1 का मान क्या आया था भाई, E1 का मान आपने क्या निकाला था, देखोगे तो बेटा क्या आया था हमारा E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या था बेटा, Q बटा R² प्लस L²। यही तो आया था ना, यही तो आया था।
ठीक है ना। और इंटू क्या है बेटा, इंटू है हमारा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या है, एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ई इक्वल टू ऊपर आ गया बेटा Q इंटू, इस 2 को एल के साथ लिख दिए तो Q इंटू 2L बटे 4πε0 इंटू बेटा देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2। तो आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2 कम 3/2 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो पावर कितना आ जाएगा बच्चे, 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3/2। अब आपको पता है बेटा कि हमारा P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। तो जहाँ Q इंटू 2L वहाँ पर क्या रख सकते हैं, P। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 इंटू इसके स्थान पर आ गया P, और यहाँ पे क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर कितना, 3/2। ठीक है ना। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अब वही काम करेंगे बेटा कि R की तुलना में L बहुत छोटा है तो L को क्या देंगे, नेग्लेक्ट। तो R मच 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 ग्रेटर देन L, तो L को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जब हटाएंगे बेटा, तो हटाएंगे तो यहाँ से ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी L वाला, तो बचेगा कितना, E इक्वल टू कितना बचेगा, 1/4πε0 इंटू ऊपर बचा P और नीचे क्या बचेगा बेटा आर स्क्वायर और इनके पावर कितना, 3/2। बेटा पावर का पावर में क्या हो जाता है, गुणा। तो 3 दूनी 6, चाहे 2 से 2 क्या कर दें हम यहाँ से काट दें, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, अब देखो यहाँ पे 1/4πε0 इंटू P बटा क्या हो जाएगा, R के पावर क्या बचेगा, 3। और यही क्या होता है बेटा हमारा, यही हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। क्या आया, 1/4πε0 इंटू P बटा R³। अगर आप इसको लिखना चाहें तो K लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा KP बटा R³। ठीक है ना। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, और मात्रक इसका क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है ना। तो आशा करते हैं बेटा समझ में आया होगा, तो इसको घर पे प्रैक्टिस करिए। और लास्ट टॉपिक बचा है बेटा क्या हमारा, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर बल आघूर्ण का सूत्र निकालेंगे। ठीक है ना। घुमाने में जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है ना बेटा, वो हम क्या करेंगे बेटा, निकालेंगे। लास्ट टॉपिक है, उसको करते ही बेटा हमारा पहला चैप्टर जो हो जाएगा यूनिट फर्स्ट का विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश फिनिश हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर सवाल इस पे करेंगे कुछ, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे विद्युत फ्लक्स के। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, गाउस का नियम क्या होता है, उसका अनुप्रयोग देखेंगे। उसके बाद वो भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा चैप्टर आ जाएगा विभव तथा विभवांतर वाला। ठीक है ना बेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन बेटा वो वीडियो अपलोड हो बेटा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।